नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का थर्ड सब टॉपिक है, जो कि कॉलोनियलिज्म है, यानी उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद को हमें सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के तौर पे हमें पढ़ना है कि जो उपनिवेशवाद यानी जो कॉलोनियलिज्म है उसका आइडिया क्या था, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर था, उसकी क्या इम्पैक्ट आए कॉलोनीज में। ये जो आज़ाद कॉलोनी हुई फिर उसके उनके अंदर उनका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या कॉलोनियल ऑर्डर था, किस तरीके का नेटवर्क था, किस तरीके का नेक्सस था ओरिजिनल कंट्री से और कॉलोनी के बीच में। तो जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कॉलोनियलिज्म। अब देखिए, जो कॉलोनियलिज्म है इसको पढ़ने से पहले हम सभी को एक आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कॉलोनियलिज्म है क्या। तो थोड़ी देर के लिए आप सब इसका जो मीनिंग है इसको एक तरीके से एक प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेंस के तौर पे आप इसको समझे कि एक तरीके का अभ्यास है जिससे हम लोगों या फिर देश के ऊपर हम क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं या आधिपत्य जमाते हैं। तो क्या है, एक अभ्यास है आधिपत्य जमाने का। तो प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेंस है इसका इनिशियल मीनिंग। मगर ये जो कंसेप्ट है कॉलोनियलिज्म, इसको एक दूसरे कंसेप्ट के कंपैरिजन में भी हमें पढ़ना होता है, जिसका नाम है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। आप सबने ये वर्ड सुना होगा इंपीरियलिज्म, क्योंकि अगर आपको इसका आइडिया और इसके आइडिया को क्लियर होगा तभी आप इन दोनों को समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंशिएट है। कि देखिए, आफ्टर ऑल जो कॉलोनियलिज्म है जिसे उपनिवेशवाद बोलते हैं और दूसरी तरफ जो साम्राज्यवाद है जिसे इंपीरियलिज्म बोलते हैं, ये दोनों कंट्रोल करते हैं किसी दूसरे देश को या फिर किसी दूसरे की टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं, मगर इनमें मूलभूत तरीके से डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो हमें इसकी इटोमोलॉजी में मिलेगी, यानी इसके जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से आ रहा है, इस शब्द की उत्पत्ति से हमें थोड़ा सा इसका मीनिंग क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो कॉलोनियलिज्म है, ये जो शब्द है ये कहाँ से निकल के आ रहा है, ये एक लैटिन भाषा के शब्द से निकल के आ रहा है, जिसे जिसका जो रूट वर्ड था वो था कोलोनस। कोलोनस। अब देखिए, जो कॉलोनस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका फार्मर। फार्मर। दूसरी तरफ अगर हम इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद को देखें, तो ये जो वर्ड है ये आपका लैटिन भाषा से ही ये वर्ड आता है, जो कि आपका इंपीरियम। अब देखिए, जो इंपीरियम का जो यहाँ पे मीनिंग होता है कमांड। तो जो दोनों जो शब्द हैं जो कि बात करते हैं किसी कंट्री, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोर कंट्री हो गई जिसे धुरी राष्ट्र बोल सकते हैं या केंद्रीय राष्ट्र, और इसकी जो आसपास की कंट्री या दूसरी जगह जाके, तो जो कोर कंट्री है वो क्या करता है, अपना आधिपत्य जमाता है। जैसे इसके ऊपर आधिपत्य जमा लिया, या इस देश के ऊपर, या जैसे इंग्लैंड हो गया, वो भारत के ऊपर कैसे आधिपत्य जमा रहा था, कैसे कॉलोनाइज कर रहा था। तो दोनों जो टर्म है या जो दोनों व्यवस्था है, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, ये दोनों कंट्रोल करने की बात करते हैं, डोमिनेट करने की बात करते हैं। मगर देखिए, कॉलोनियलिज्म भी एक तरीके से ये इसलिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एक चीज आ जाती है, वो आती है आपकी ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, कोई दूसरी कंट्री भी अपना साम्राज्य स्थापित कर सकती है, मगर जरूरी नहीं है कि वो जिस देश में वो अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है वहां पे वो अपनी पॉपुलेशन को ट्रांसफर करे। बट कॉलोनियलिज्म में, कॉलोनाइजेशन में कुछ ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होता है। तो आप सब देखोगे कि जब भारत उपनिवेश था तो आप सब देखते होगे कि जो व्यवस्था थी वो सारी अंग्रेजी व्यवस्था थी,
इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन था, और वहाँ से जो लोग होते थे वो ट्रांसफ़र करे जाते, पॉपुलेशन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करा जाता, ऑफिसर्स को भेजा जाता था। तो देखिए कॉलोनियलिज्म में एक मेजर डिफरेंस इम्पीरियलिज्म की तुलना में या साम्राज्यवाद की तुलना में ये है कि ये ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात करता है टू द न्यू टेरिटरी। एक जो नई जगह है, नई जगह पर या फिर देश पर या राज्य पर, और यहाँ पे क्या है जो कॉलोनियलिज्म में, यहाँ पे जो जो देश के जो लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लेते कंट्री एक्स का जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ वो कंट्री एम पर हुआ। यहाँ से जो अंग्रेज ये जो लोग थे ये एम के पास गए और यहाँ पे इन्होंने अपनी व्यवस्था, अपना राज्य स्थापित करा, ठीक है। और क्या हुआ कि इधर ये परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने करा कि ये हाँ यहाँ पे रहने लग गए, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट एक तरीके से। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन वेयर द परमानेंट सेटल, और दूसरी बात अपना जो पॉलिटिकल एलिजियंस है वो होम कंट्री या ओरिजिनल कंट्री से हमेशा निभाएंगे। तो यहाँ पे जो मान लीजिए कि जो कंट्री एक्स है जिसके लोगों ने कॉलोनाइज करा एम पर, यहाँ पे वो रहने लग गए, यहाँ पे अपनी व्यवस्था कायम करी, यहाँ पे जब रहने लगे, मगर ये नहीं है कि यहाँ पे जब ये पॉपुलेशन रहने लगी तो ये इस कंट्री को भूल जाएगी, ये जो ओरिजिनल कंट्री है, ये जो होम कंट्री है इसको भूल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन रहेगा। तो एक वर्ड और लिख लीजिए, पॉलिटिकल एलिजेंस, पॉलिटिकल एलिजेंस। अब इसको देखिए कैसे समझिएगा, देखिए जब यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, नो डाउट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था, कुछ सेटलमेंट भी थे। आप सब देखेंगे स्टीफन कॉलेज में ज़्यादातर जो लोग पढ़ते थे वो ये जो अंग्रेज जो लोग थे उनके बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। तो उनका सेटलमेंट तो था यहाँ पे, मगर पॉलिटिकल एलिजेंस को अगर हम देखें तो कैसे कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे वो सारे कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। जितने भी नियम कानून थे वो सारे कहाँ से बन के आ रहे थे, ब्रिटेन से आ रहे थे। और इवन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भी भारत पे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार स्थापित करने के लिए अंग्रेजी पार्लियामेंट से उन्होंने एक प्रस्ताव पास कराया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो पॉलिटिकल एलिजेंस है यानी होम कंट्री का हमेशा एक तरीके से दबदबा रहेगा, एक सोर्स कंट्री के तौर पे होगी, सोर्स कंट्री के। और इस सोर्स कंट्री को हमेशा ही जो ये जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन यहाँ पे रहने लगी है, ये हमेशा इस सोर्स कंट्री की जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन है, जितने भी एक्ट्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। और देखिए कॉलोनियलिज्म भी यही बात करता है कि जो दूसरी एम कंट्री है या फिर जो भी कोई कंट्री का नाम है, इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंट्रोल करा जाए। और इस कॉलोनियलिज्म में हमने एक व्यवस्था ये देखी कि यहाँ पे जो वेल्थ है, जो प्रॉफिट है वो कौन सी कंट्री को, सोर्स कंट्री को जाता है या होम कंट्री को जाता है। दूसरा, ये जो कॉलोनियल कंट्री है, ये जो एम है, जो कंट्री है, इसको किस तौर पे देखा जाता है, एक तरह से रॉ मटेरियल कंट्री, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, रॉ मटेरियल है, उसको प्रोवाइड कराने वाली कंट्री के तौर पे इसे समझा जाता है। तो एक तरह से कोर और उसकी पेरिफेरी, कोर का मतलब जो सोर्स कंट्री है, और पेरिफेरी जिसको कोर कंट्री ने कॉलोनाइज करा है।
अब वही अगर हम कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को देखें तो कई बार इसे जो थिंकर्स हैं वो ये बोलते हैं कि कॉलोनियलिज्म के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंट्रीज का। जो भी कंट्री है, जो भी अपना आधिपत्य अधिकार जमाना चाहती है, उसको डायरेक्ट कंट्रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन अवेलेबल होता है, वो कंट्रोल करता है। दूसरा जो इंपीरियलिज्म है या जो साम्राज्यवादी जो व्यवस्था है, इसके अंदर कोई ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, नॉन डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करी जाती है कि एक ऐसे सिस्टम के रूप में इसको डिफाइन करा जाता है कि एज अ सिस्टम ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन। कि कई बार इसको किस तरीके से परिभाषित करा जाता है कि इंपीरियलिज्म किस तरीके का सिस्टम है, एक तरह से मिलिट्री डोमिनेशन का सिस्टम है, मिलिट्री डोमिनेशन। एंड sovereignty ओवर अदर कंट्री। और जो जो उसके जो आधिपत्य देश है उसके ऊपर। तो कई बार इसे मिलिट्री डोमिनेशन के तौर पे भी देखा जाता है। मगर यहाँ पे मिलिट्री डोमिनेशन एक लिमिटेड स्फीयर में होता है, कम जगह पे होता है। कोई सिग्निफिकेंट सेटलमेंट नहीं होता है कि हाँ होम कंट्री का या सोर्स कंट्री का या ओरिजिनल कंट्री का कोई सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद हो। तो ये जो कॉलोनियलिज्म का एक मोटी एक संक्षिप्त में परिभाषा है, धारणा है, इस कंसेप्ट को समझना है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारा पेपर है वो है कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो कॉन्सेप्ट ये है कॉलोनियलिज्म का। अब इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये और किस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए जो कॉलोनियलिज्म का ये जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है, ये कॉलोनिज्म का प्रोसेस है, ये अभी एकदम से नहीं आया। ये लगभग 14वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो रखा है। हर देश एक दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना चाहता था, अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, ठीक है। तो ये एक नया प्रोसेस नहीं है। नो डाउट जो मॉडर्न डेवलपमेंट आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आए, तो उसने इसकी स्पीड को क्या करा, बढ़ा दिया। कि जैसे मॉडर्न शिप आने लगी, जो आधुनिक जहाज, जिससे ज़्यादा पॉपुलेशन भेजा जा सकता है, ज़्यादा कंट्रोल करा जा सकता है। और अगर आप भारत के संदर्भ में भी देखोगे ना, तो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, कई बार ये कॉलोनाइजेशन को, कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते हैं। कि ये बोलते हैं कि हाँ ये मॉडर्न सोसाइटी का बेस रखेगा। तो बहुत सारे थिंकर्स हैं जो इसको जस्टिफाई भी करते हैं। और अगर आप देखोगे कि ये जो होम कंट्री है, इसके अंदर जितने भी फिलोसोफर्स हैं, वो एक तरह से यूनिवर्सल चीज़ों की बातें करते हैं, यूनिवर्सल लॉज की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो थिंकर्स हैं इन कॉलोनियल कंट्री, यानी जो उपनिवेशवाद के में जितने लोग हैं, उनको दूसरे या सेकंड यानी द्वितीय दर्जे का सिटीजन समझते हैं। तो कई बार ये भी हमें विरोधाभास दिखता है थिंकर्स के बीच में, कई बार जस्टिफाई करते हैं इस प्रोसेस को। अब देखिए जो कॉलोनी है ना, इसके अंदर ये हमेशा किससे बना हुआ है, एक सॉवरेन स्टेट से बना हुआ है। यानी एक तरीके से ये मान लीजिए, देखिए सॉवरेन का वैसे मीनिंग होता है कि जो सबसे ऊपर बैठा हो। तो मान लीजिए ये जो टॉप पे जो कंट्री है, यानी जो सॉवरेन स्टेट है, ये अपनी कॉलोनीज को, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे ये इसको कंट्रोल करता है बहुत तरीके से, मल्टीपल वेज से। तो ये जो कॉलोनी कंट्री है या फिर जो कॉलोनी स्टेट है, इसमें कोई उसकी फॉरेन पॉलिसी खुद की नहीं होगी। फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? ये सॉवरेन स्टेट डिसाइड करेगा, ये जो सॉवरेन स्टेट है। दूसरा, मिलिट्री नहीं होगी। मिलिट्री भी कौन डिसाइड करेगा? यही डिसाइड करेगा, सॉवरेन स्टेट। और कई बार क्या होता है कि इसका वर्चस्व या फिर इसका दबदबा इतना हो जाता है कि ये इंटरनल मैटर्स पे भी पहुंच जाता है। कि इंटरनल मैटर्स भी कौन डिसाइड कर रहा है?
सॉवरेन स्टेट डिसाइड कर रहा है। तो ये एक उपनिवेश का एक छोटा सा मतलब ओवरव्यू है। फिर उसके बाद जो कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि जो सॉवरेन स्टेट है वो क्या करता है, अपने जितने भी इम्पोज करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सिस्टम, और जो भी दूसरी जो कंट्री है यानी जो कॉलोनियल कंट्री है उसके ऊपर अनदर टेरिटरी। और उसके बाद जो सेटलमेंट एक एशियन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉलोनियलिज्म का। दूसरा क्या है कि ये जो अगर आप देखोगे अभी तक का जो विश्व इतिहास में जो स्ट्रक्चर रहा है, जो सॉवरेन स्टेट है यानी जो कोर कंट्री है या सोर्स कंट्री है या ओरिजिन कंट्री है, वहाँ से जो कॉलोनियल कंट्री है ये करती क्या है, इसको एज अ रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ ये केवल और केवल मध्यवर्ती सामान उपलब्ध कराएगा। दूसरा, एक ये मार्केट में अपना फिनिश गुड बेच सकते हैं। उसके बाद जितना भी वेल्थ है, प्रॉफिट है, वो सब कहाँ ट्रांसफ़र होता है, सोर्स कंट्री या फिर होम कंट्री को ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके का नेचर रहा है। अगर आप इसको डेफिनेशन में अगर आप बांधने की कोशिश करेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे, तो कॉलोनियलिज्म इम्प्लाइज डोमिनेशन ऑफ पीपल्स लाइफ एंड कल्चर। कि कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या होता है, उपनिवेशवाद के अंदर क्या होता है, लोगों के जीवन और संस्कृति पर वर्चस्व स्थापित करा जाता है, यानी इसको नियंत्रित करा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और उपनिवेशवाद का मुख्य जो लक्ष्य होता है अपने उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। यानी यहाँ से जो ये जो कंट्री है, ये जो उपनिवेश कंट्री है, यहाँ से एक ही इनको चीज़ लेके जाना है, वो क्या है, आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ कहाँ पे पहुँचाना है कि अपनी होम कंट्री को या फिर जो ओरिजिन कंट्री, आर्थिक लाभ। देखिए, नो डाउट आप सब कहीं देखेंगे कि इंडिया में रेल्स का निर्माण उपनिवेश के टाइम पे हुआ है। तो वो जो डेवलपमेंट हुआ है तो वो भी किस लिए हुआ है, केवल और केवल अपने पर्पस के लिए कि हाँ हम अपने जो रेवेन्यू है, अपने जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा बढ़ा सके, अपने आर्थिक लाभों को ज़्यादा बढ़ा सके। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो कॉलोनियलिज्म में के अंदर हम एक तरीके से देखेंगे कि एक एक जबरदस्ती का एक इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन किससे होता है, जो कॉलोनियल कंट्री है उससे। और फिर एक मार्केट के तौर पे भी एक उपनिवेश खड़ा होता है कि आफ्टर ऑल जो फिनिश आइटम होगा वो कहाँ पे बेचा जाएगा, उसके लिए मार्केट कौन सी होगी। तो फिर यही मार्केट भी बनते हैं, यही उपनिवेश देश। तो यानी डबल लॉस होता है एक तरीके से। उपनिवेश जितने भी देश होते हैं उनको डबल लॉस कैसे होता है, एक तो उनका जो रॉ मटेरियल है यानी जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जैसे मध्यवर्ती वस्तुएं जो भी कच्चा माल है वो सस्ते दामों पे खरीदा जाता है। दूसरा, जो फिनिश गुड है यानी जो अंतिम वस्तु है जो बन के तैयार हो चुका है उसको महंगे दामों पे इन बाजारों के अंदर। तो एक तरह से डुअल लॉस होता है ये उपनिवेश को। इसीलिए आप सब देखे होंगे जितने भी उपनिवेश देश थे सबकी अर्थव्यवस्था एक तरह से डूबी हुई थी। और ऐसी परिस्थितियों में छोड़ा कि अभी भी बहुत सारे देश और उस कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट से अभी भी बाहर नहीं निकले हुए। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर को इस तरीके की स्ट्रक्चर को निर्मित करता है, बनाता है। देखिए, कॉलोनियलिज्म के अंदर जो कंट्रोल होता है ये जो जीवन के ऊपर होता है, जीवन के कौन कौन से पक्ष पे, एक तरीके से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, इन सभी स्फीयर पे कंट्रोल होता है सॉवरेन कंट्री का या फिर जो होम कंट्री है या ओरिजिन कंट्री है। मगर आप देखेंगे जो इंपीरियलिज्म होता है उसके अंदर भी इन्हीं सब पे कंट्रोल होता है, मगर वो बहुत फॉर्मल होता है, एग्रेसिव होता है। और ये दूसरे प्रकार से कंट्रोल होता है कि आप पॉपुलेशन को भेज रहे हैं, वो ऐसी ऐसी कंडीशन आपने बना दी कि आपको वो अंतिम वस्तु खरीदनी ही पड़ेगी, अपना माल सस्ते में बेचना ही पड़ेगा। तो एक इस तरीके का नेटवर्क बनाते हैं। तो एक तरीके से ये ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कॉलोनियलिज्म, बस आपको ऐसी कंडीशंस में बांध देता है कि आपको ये चीज़ अपनानी ही पड़ेगी। देखिए, ये मोटिव क्या था, ये जो कॉलोनियलिज्म के पीछे क्या मोटिव क्या है,
देखिए मोटिव तो हमेशा से ही जो देश हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कॉलोनियलिज्म है इसके भी 3-4 वेव्स हैं, बहुत तरीके का कॉलोनियलिज्म है, वो हमेशा से शुरू ही रहा है। हर देश एक दूसरे देश पे कब्जाना चाहता था, अपनी प्रसिद्धि, अपनी अपने अपनी महिमा मंडन करना चाहता था। तो ये सब फैक्टर्स है। मगर अगर हम देखें जो रेनेसां के बाद या इनलाइटनमेंट के बाद, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो यूरोप में हुआ, तो उसके बाद एक अलग तरीके से कि जैसे नेशनलिज्म एक फैक्टर था इस कॉलोनियलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, कि इसने हेल्प करा नेशनलिज्म ने कि दूसरे की कंट्री को जाके अपनी टेरिटरी बनाना और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट स्थापित करना, अपने प्लांट्स लगाना, अ, और इकोनॉमिक, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिलता है। आफ्टर ऑल इकोनॉमी आपकी मजबूत होती है कि आपके पास हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं है, वो आपको दूसरी कंट्री से ले, तो आप दूसरी कंट्री पे जाके अपना आधिपत्य जमा रहे हो, उस वहाँ से सस्ती चीज़ें ले रहे हो। दूसरा, अपने कल्चर का बखान करना, ये सब फैक्टर्स रहेंगे। मॉडर्न जो कॉलोनियलिज्म है जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये सब चीज़ें मदद करी। उसके बाद अगर हम बात करें कि, तो देखिए इसको एक इसमें भी बोल सकते हैं कि गोल्ड एंड ग्लोरी, कि देखिए कॉलोनाइज कई बार हमने किस लिए करा कि हम अपने जो हमारी जो मान्यता है, हम धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं, तो उस तरीके से भी कॉलोनाइज हो रहा है। और आप वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो वो जो उपनिवेश की जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी खाद्यान्न है, मिनरल्स हैं, उसको लेना चाहते हैं, गोल्ड को लेना चाहते हैं, अपनी आसपास के देशों में, अपने कॉन्टिनेंट में अपनी प्रसिद्धि, अपनी महिमा स्थापित करना। तो ये सब मोटिव्स रहे हैं कॉलोनियलिज्म के। कि गोल्ड में आपका आ गया मिशनरीज स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, गोल्ड में आ गया आपका जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए रिसोर्सेज, उनकी इकोनॉमी के लिए रिसोर्सेज। तो देखिए आज भी आप देखोगे ना, जो यूरोप की जो ज़्यादातर कंट्री है ना, उनके पास एक एनर्जी का प्रॉब्लम है। आप सब देखोगे तो वो कई बार रशियन एनर्जी पे डिपेंडेंट रहती है, नहीं तो वेस्ट एशिया, जिसे वेस्ट एशिया, जिसे यूरोपियन मिडल ईस्ट के नाम से जाता है, इन कंट्रीज़ के ऊपर एनर्जी, अपने एनर्जी की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है। तो इन सब के लिए जो कॉलोनियलिज्म है एक तरह से बढ़ा। बहुत सारी और भी चीज़ें थी, अपने ट्रेड के लिए, स्लेब्स के लिए, ये सब के लिए इन्होंने कॉलोनियलिज्म का एक सहारा लिया, जिससे ये अपनी पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र करते थे, वहाँ पे धीरे धीरे कब्जा करते थे। इवन इंडिया में भी अगर हम देखें तो ब्रिटिश रूल जो है वो डायरेक्ट इस्टेब्लिश नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल, वॉर आफ्टर वॉर तोड़ के, जीत कर, ये सब करके वो धीरे धीरे अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं। तो एक ये देख सकते हैं कि ये जैसे ये कई बार यूज़ करा जाता है पिक्चर्स में, पीपीटीज में, कि कॉलोनिज्म को, जैसे ये एक तरफ इंडिया को इसने कॉलोनाइज कर लिया, कनाडा को कर लिया, इंग्लैंड जो कि एक टाइम पे इतना बड़ा पावरफुल कंट्री था, जो एक बात कहता था कि ब्रिटेन साम्राज्य में या ब्रिटेन के एम्पायर में जो सूर्य है उसका कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि हर जगह इंग्लैंड के या ब्रिटेन के उपनिवेश है जहाँ पे एक तरफ रात होती है तो दूसरी तरफ दिन होता है, तो सन नेवर सेट, ये स्टेटमेंट था कि ब्रिटेन एम्पायर में सन कभी सेट नहीं होता है। और एज ए कॉलोनियलिज्म जो प्रोसेस है वो लगभग आपका 14वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गया था, इवन उससे पहले से भी, क्योंकि बहुत सारी कंट्री कॉलोनाइजेशन का सहारा लेती है, दूसरी टेरिटरी को कॉन्कर करती है। इन पॉइंट्स को भी आप देख लीजिएगा कि जैसे मैंने बताया था कि ये जो कॉलोनियलिज्म है इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन, दूसरे कंट्रीज पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो अपने पॉपुलेशन को सेटल करके वहाँ के जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करता है, वो उस देश की, उस उपनिवेश की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ये लेके जाना है कि देखिए जो कॉलोनियलिज्म है, नो डाउट ये अभी ख़त्म हो गया, मगर एक नए न्यू वेज ऑफ कॉलोनियलिज्म सोसाइटी में वर्क कर रहा है। जैसे
आप सब देखोगे, चाहे फूड को लेकर हो, चाहे भाषा को लेकर हो, चाहे बड़े बड़े प्रोसेस को लेकर हो, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक थिंकर हैं एडवर्ड सेड, जिन्होंने उनकी पुस्तक ओरिएंटलिज्म जो कि 1976 में आई थी, उसमें ये बताने का प्रयास करा कि जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म है, यानी जो यूरोप का जो उपनिवेशवाद है, यूरोप का उपनिवेशवाद, उसकी जो आधार था वो था आपका ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का, ओरिएंट का मतलब होता है यहाँ पे ईस्ट। तो ओरिएंटलिज्म एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर जो जो वेस्ट की कंट्री थी, यानी जो यूरोप की जो कंट्रीज थी, वो दूसरी कंट्रीज जो एशिया, अफ्रीका, इन कंट्रीज के ऊपर नॉलेज बिल्ड करती थी और ये बताने की कोशिश करती कि आप एक तरह से इंफीरियर हो और दूसरे तौर पे आप अदर हो, और हमारा कर्तव्य है कि इन कंट्रीज को हमें सिविलाइज करना है, हम इन कंट्रीज को हमें सभ्य बनाना है। तो व्हाइट्समैन बर्डन का जो थ्योरी आया कि ये यूरोप के वाइट मैन लोगों का ये दायित्व है कि वो एशिया अफ्रीका के लोगों को सभ्य बनाए। तो ये जो मीनिंग था, ये इन्होंने अपनी धारणा, अपने आप को, अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए ये यूज करा ओरिएंटलिज्म का, जिसमें ये बोलते थे कि ये जो एशिया अफ्रीका के लोग हैं, ये क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पूछते हैं, ये स्नेक चार्मर्स की सोसाइटी है, ये मंकीज को एक तरह से वर्शिप करते हैं। तो ये सब इन्होंने अपनी धारणा बनाई और ये जस्टिफाई, अपने रोल को जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि हमें इन लोगों को सभ्य बनाना है। तो ये एडवर्ड सईद यही बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्होंने ये जो ओरिएंटलिज्म है, ओरिएंटलिज्म मतलब यानी स्टडी, ये किसकी, जो एशिया अफ्रीका के ऊपर स्टडी किसके द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, यानी पूर्व के देशों पर अध्ययन। और इस अध्ययन को कर कौन रहा है, ईस्ट के लोग, यूरोपियन लोग कर रहे हैं। वो अपनी संस्कृति, अपने स्टैंडर्ड के द्वारा, कि अपनी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के द्वारा कि हमें अपने रूल को जस्टिफाई करना है। बट एक्चुअल में हो उल्टा रहा, क्योंकि जो वेल्थ है उसका ट्रांसफर हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे वो लागू नहीं कर रहे, यानी उपनिवेश से तो ये कमा रहे और ये क्या नाम है, इंग्लैंड में खर्च कर रहे हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे, केवल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट, मिनरल्स, फूड। अब अगर हम बात करें उसकी इम्पैक्ट की, कॉलोनिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, देखिए इम्पैक्ट आज भी है। इवन आज का जो भारत है, या फिर आज की जो नए देश, जो स्वतंत्र देश हैं, स्वतंत्र राष्ट्र है, उनके अंदर भी आज के टाइम में आपको कॉलोनिज्म का इम्पैक्ट दिखेगा। देखिए जो कॉलोनिज्म का इम्पैक्ट है वो है, एक तो आप देख सकते हैं, आज के टाइम पे तो स्लेव ट्रेड नहीं है, बट ये उस टाइम पे एक स्लेव ट्रेड का जो नोशन इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि जो यूरोप के देश थे, वो जो पुर्तगाल थे, या फिर ये अफ्रीका के देश में जाके वहाँ पे स्लेव लेके आते थे अपने काम कराने के लिए। और भी हम सब देखते हैं कि इंडियन वर्कर्स को ले जाके टी प्लांटेशन, गार्डनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो हमें एक स्लेव ट्रेड का नोशन भी हमें दिखता है, जो कि कॉलोनियलिज्म के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। दूसरा, मार्केंटलिज्म यानी व्यापारवाद को बढ़ावा मिला। देखिए आफ्टर ऑल कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या था कि इकोनॉमिक एक्सचेंज को बढ़ाना था, किस तरीके से, फोर्सफुल्ली अपने आप को डेवलप करना था। तो जो मार्केंटलिज्म है, यानी व्यापारवाद को एक तरह से बढ़ावा मिला। और आप सब देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई किसके लिए थी, व्यापार करने के लिए। तो व्यापार एक इसका केंद्र बिंदु रहा है और व्यापार का बोलबाला रहा। और हम देखें एक तरीके से जो इकोनॉमीज थी,
जो उपनिवेश की यानी जो कॉलोनियल इकोनॉमीज थी वो एकदम डाउन हो गई। बहुत सारा वेल्थ जो है यूरोप की तरफ सारा शिफ्ट हो गया। यहाँ इन कंट्रीज़ में हम देखें इम्पैक्ट के तौर पे तो फेमनाइन यानी भुखमरी, बहुत सारी दरिद्रता उत्पन्न हुई। एक तरह से इंटरनेशनल फूड एंड सप्लाई एंड डिमांड को इन्होंने इफेक्ट करा। बहुत तरीके के इम्पैक्ट यहाँ पे हम सब देख सकते हैं। एक पोइट है, एक थिंकर है, एम ए सीजर, तो उन्होंने भी कॉलोनिज्म के बारे में या कॉलोनाइजर्स के मोटिव्स के बारे में कहा है कि उपनिवेशवादियों का उद्देश्य ना तो धर्म का प्रचार करना था, ना तो परोपकारी उद्यम लगाना था, यानी फिलंथ्रोपिक वर्क भी नहीं करना था, और ना ही आपकी अज्ञानता को कम करना था। केवल और केवल अत्याचार करना था, अपनी इच्छाओं को पूरा करना था। ना ही इन कंट्रीज में जो अत्याचार हो रहे थे उनको कम करना था, उनको पीछे करना था, और ना ही ईश्वर की महानता महिमा की शुरुआत करने के लिए कोई नई परियोजना बनानी थी या नया वर्शिप पैटर्न, और ना ही कानून शासन का विस्तार करना था, यह कानून या रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाना था, बल्कि और केवल अपने हितों को पूरा करना था। होम कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, यही एक तरीके था। और आर्थिक विकास केवल और केवल कहाँ पे हो, वो केवल और केवल जो सोर्स कंट्री है या ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे आर्थिक विकास हो, या फिर आर्थिक उन्नता केवल और केवल वहाँ पे आए। तो आप इस स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम राइटिंग के लिए एम एस सीजेर के। देखिए, कॉलोनियलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट जो पक्ष है वो ये है कि इसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था अमोरलिटी को, यानी अनैतिकता को इसने क्या कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया एज अ सेंट्रल सोशल एग्जिस्टेंस। कि आफ्टर ऑल जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस थे कॉलोनियल कंट्रीज में, उनका मोटिव क्या था कि जो वेल्थ है, जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका जो उसका उसको कहाँ पे स्पेंड होगा, वो कॉलोनियल कंट्रीज में नहीं होगा, बल्कि जो सॉवरेन कंट्री है, जो मास्टर कंट्री है, यानी जो जो ओरिजिन कंट्री है, वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो। तो जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि इसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था अमोरलिटी को, अनैतिकता को। और ये जो अमोरलिटी है, जो सेंट्रल प्रिंसिपल था सोशल एग्जिस्टेंस का इन कॉलोनीज, ये आज़ादी के बाद भी इसी स्ट्रक्चर को काफ़ी कंट्रीज़ ने अपनाया, और ये बड़ी समस्या रही कॉलोनियल कंट्री में। अगर आप देखेंगे कि भारत को आज़ाद होने के बाद भी 1947 के बाद एक बाबू सिस्टम, यानी एक बाबू सिस्टम बना रहा, लाल फीता शाही बना रहा। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ मोरालिटी है, ये बहुत हार्म करा कॉलोनियल कंट्रीज को। एक अभी भी आज के टाइम में भी एक ये प्रॉब्लम बना हुआ है। इवन आज भी आप देखोगे जो एक बाबू कल्चर है, एक राज वाला कल्चर है, वो आज भी एक बना हुआ है, लाल पीता साई। तो ये एक तरह से ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये आज भी है कॉलोनियल कंट्रीज में। तो ये हमारा आज का कॉलोनियलिज्म के ऊपर पूरा ये लेक्चर था। अ, आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ डू शेयर। अगर कोई क्वेश्चन है कॉलोनियलिज्म को लेकर तो उसको भी एड्रेस। देखिए, बहुत सारे वेव्स भी हैं कॉलोनियलिज्म के। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका 14वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो ये वेव्स भी हैं, मगर हमें जो सोशल स्ट्रक्चर के तौर पे डील करना है वो केवल और केवल हमें जो लास्ट वाला जो वेव है, यानी जो इनलाइटनमेंट के बाद जो मॉडर्न शिप आए और मॉडर्न जो कॉलोनियलिज्म है जिसने बहुत सारी कंट्रीज़ को उपनिवेश बना लिया, उसके सोशल स्ट्रक्चर, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखना है। वो किस तरीके से प्रभावित हुआ, वो किस तरीके से बना, और इस कंसेप्ट को हमें समझना है, जो कि हमारा पेपर ही बोलता है कि कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।